तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 20 मार्च और कल और आज के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों 20 मार्च को डे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो आज का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। कब आता है? 20 मार्च को आता है। एक सिद्धांत आया था आज के पेपर में, सिनात्रा सिद्धांत। तो सिनात्रा सिद्धांत है क्या? तो यह यूरोपियन यूनियन के देशों से रिलेटेड है। यह है कि मध्य और पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों, जैसे मध्य और पूर्वी यूरोप में लगभग कौन से देश आएंगे? बोस्निया, अल्बानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, ग्रीस, है ना, ये सब देश आते हैं। इन्होंने विभाजन व शासन की नीति के माध्यम से ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन की एकता को कमजोर करने के लिए चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए सिद्धांत स्वीकार किया है। तो सिनात्रा सिद्धांत का नाम आते ही आपको एक बात याद रखनी है कि यह चीन का एक सिद्धांत होता है कि देशों में जाए और वहाँ की एकता को कमजोर करे और वहाँ पे शासन करे। जिस तरह से अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो, कुछ इसी तरह की नीति चाइना अपनाता है। तो इन सब देशों ने मिलकर एक सिद्धांत मतलब एक तरह से एक एग्रीमेंट किया है कि अपन सब मिलकर चीन की इस नीति को अपने ऊपर चलने नहीं देंगे। तो बोस्निया, अल्बानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी और ग्रीस जो मध्य और पूर्वी यूरोप के देश है उनसे रिलेटेड है। तो इसके इन्होंने दो लक्ष्य रखे हैं। पहला तो कौन सा कि अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्रों की रक्षा करके यूरोप की रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करना, मतलब इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की भी रक्षा करनी है और तकनीकी क्षेत्रों की भी रक्षा करनी है और यूरोप की जो रणनीतिक संप्रभुता है मतलब यूरोप का जो आधिपत्य है उसको बनाए रखना। और दूसरा है कि कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों की चुनौतियों के संबंध में चीन से सहयोग भी। ऐसे नहीं है कि हम चीन का मुकाबला करेंगे तो चीन से पूरी तरह से दुश्मनी कर लेंगे। हमें मतलब सारे देशों को मिलकर चलने की ज़रूरत है कुछ मुद्दों पर, जैसे कोविड-19 हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्षेत्रीय संघर्ष हो गए। तो इन इन सब चीज़ों पे हम चाइना से मतलब संबंध और सहयोग भी जारी रखेंगे। ठीक है, तो मतलब अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीकी से समझौता नहीं होने देंगे। बाकी जो अदर मैटर हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, कोरोना, इन सब में हम चीन के साथ रहेंगे। तो ये है दोस्तों सिनात्रा समझौता। कई बार ये अटपटे नाम एग्जाम में आ जाते हैं कि किससे रिलेटेड है और हमें समझ में नहीं आता है। तो ये मध्य और पूर्वी यूरोप से संबंधित है। एक दोस्तों हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल था 2000, इसमें संशोधन किया गया है 2020 में। तो अभी से 2020 मतलब संशोधन 2020 में किया गया है। तो इसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल। तो इसमें यह था कि अगर जो प्रेगनेंसी में क्रिटिकल्स होती हैं तो हम कब तक उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब गर्भपात करवाने की इमरजेंसी रीजन में कब तक की छूट होती है। तो पहले यह सप्ताह 20 तक की छूट थी, हमें 20 सप्ताह तक गर्भपात करवा सकते हैं अगर गर्भ में कोई प्रॉब्लम हो, है ना। अब ये इसे बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है, 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो पहले जो छूट 20 सप्ताह तक थी अब वह छूट 24 सप्ताह तक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। गोडाउन से रिलेटेड मैंने आपको कल के ही उसमें पढ़ाया था शायद करंट अफेयर्स में कि गोडाउन से रिलेटेड कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो हाई टेंशन लाइन है उनको क्या किया जाए, उनको भूमि के अंदर दबाकर लाया जाए ताकि गोडाउन उनके करंट से जो मरते हैं और कम होती गोडाउन की संख्या है उसको कम किया जाए, बचाया जाए गोडाउनों को। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा राज्य पक्षी भी है तो इससे रिलेटेड कुछ बातें। गोडाउन को ही बोलते हैं दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैज्ञानिक नाम इसका है अर्टोडिस नाइग्रेसिप्स। ठीक है, अर्टोडिस नाइग्रेसिप्स वैज्ञानिक नाम है। सोन चिड़ैया हम इसे देशी भाषा में भी बोलते हैं। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था अपने भारत का और इसके अकॉर्डिंग अपन वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो ये कब आया था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि यह कब का अधिनियम है, 1972 का है। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, हमें पता ही है। और IUCN जो लिस्ट जारी करती है दोस्तों की जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं, संख्या कम हो रही है, उनमें यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। गोडावण क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। ठीक है, तो इसमें कई बार ये सूची भी पूछ लेते हैं कि जैसे गोडावण की संख्या कम हो रही है तो गोडावण IUCN की कौन सी लिस्ट में है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप गोडावण के बारे में याद रख लें। और हाँ, नीचे कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप PPT बना लिया करो कि आप जो ये लिख के फिर इनको आप फ़ोटो वगैरह करके ये जो PDF बनाते हैं उससे इजी है PPT और आपको भी समझने में बेटर होगा। मुझे पता है कि PPT बनाना मेरे लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी बेटर होगा। देखो आप सबको पता है कि आपके जैसे मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ और मेरा इंटरव्यू आने वाला है कुछ दिन में, मतलब यूँ सोच लो 15-20 दिन में इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं अभी थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ
पहले देखो, आपको मैं रीट के लिए मैंने ये चैनल बनाया था और रीट का सिलेबस मैंने लगभग पूरा भी करवा दिया है, शायद 1-2 यूनिट बची होंगी। सोशल साइंस का तो सिलेबस मैंने पूरा करवा ही दिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको करंट अफेयर्स क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त करंट अफेयर ही पढ़ रही हूँ और रीट के लिए स्पेशल मेरे लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम था नहीं अभी मेरे पास में। और लगभग सोशल साइंस का मैंने आपसे वादा किया था, वो मैंने वहाँ पे कंप्लीट भी कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब चैनल पे कुछ ना डालूँ, इससे अच्छा है कि मैं करंट अफेयर्स डालती रहूँ, ठीक है। तो अगर जो मेरे लिए नॉलेजफुल है, ऑब्वियसली आपके लिए भी होंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो अभी क्या होता है कि मैं अपने लिए भी नोट्स तैयार करती हूँ, तो उन्हीं में से आपके लिए भी नोट्स तैयार कर देती हूँ। अब मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि पहले मैं इनके नोट्स तैयार करूँ, फिर इनकी पीपीटी बनाऊँ और फिर आपको पढ़ाऊँ। ये सब होगा, आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने में लगभग मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद में ये सब जैसा आप कहेंगे, पीपीटी चाहिए, पीपीटी मिल जाएगी, है ना, जैसा भी आप। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिखे हुए में, वैसे मैं पढ़कर सुना देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि राइटिंग सही नहीं है या फिर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़े से दिन का वेट कीजिए, चैनल में जो भी सुधार मतलब आपको चाहिए वैसा भी होगा, प्लस आपको जो पढ़ना है वही चीज़ें आपको पढ़ाई भी जाएंगी, ठीक है। तो थोड़े से दिन की बात है, उतने में आप एडजस्ट कर लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021। दोस्तों, ये जो विधेयक है यह बहुत चर्चा में है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा है, आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा लिखा है। देखो, अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक विधेयक है, उसमें अभी केंद्र सरकार ने संशोधन किया है। देखो, दिल्ली हमारी राजधानी है, पहली बात, और दूसरी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का शासन चलता है, ठीक है। तो अब इसमें केंद्र सरकार पहले से दिल्ली की जो पुलिस है और लैंड है और ये सब है ना, दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है, मतलब सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ जो वहाँ पे निर्वाचित सरकार है, ये सब किसके पास है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें हम उपराज्यपाल बोलते हैं, एलजी के पास में है ये शक्ति। और एलजी किसके माध्यम से काम करता है, केंद्र सरकार के माध्यम से। तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा क्या बोलते रहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, पावर नहीं है। पावर क्यों नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ की जो है ये किसके अधीन है, ये केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। तो अब क्या कर रही है केंद्र सरकार, वहाँ पे अपनी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि कर रही है और ये विधेयक लाई है। इस विधेयक में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया गया है कि इस विधेयक में जहाँ भी सरकार लिखा हुआ था, गवर्नमेंट लिखा हुआ था, उसकी जगह अब उपराज्यपाल समझा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर समझा जाएगा। जहाँ भी गवर्नमेंट लिखा हुआ था वहाँ उसकी जगह अब गवर्नर समझा जाएगा। मतलब कि ऐसा लिखा हुआ है कि यह काम सरकार के अधीन है, तो वह सरकार के अधीन नहीं है, एक्चुअली वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है, उपराज्यपाल के अधीन है। और उपराज्यपाल किसका एक मोहरा होता है, केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, इस बिल के थ्रू दिल्ली के पास जितनी भी बची खुची शक्तियां हैं वहाँ की निर्वाचित सरकार से छीनकर, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोनीत होता है ना, केंद्र सरकार जिसको चाहे उसको बना सकती है, तो वह केंद्र सरकार अपने पास ले रही है ना। तो इस विधेयक पे बहुत बवाल मचा हुआ है कि भाई हम सरकार चुन के भेजते हैं, जनता का मत होता है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, सारी शक्तियां आपको अपने मनोनीत प्रतिनिधि को ही देनी है, तो फिर सरकार का क्या मतलब है। और दिल्ली सरकार खुद भी इस पर बहुत सारी आपत्ति जता रही है, तो उसी से रिलेटेड यह विधेयक है, केंद्र सरकार द्वारा अभी पारित किया गया है। यह उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि करता है और सरकार की जगह इसमें उपराज्यपाल शब्द कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों, ये शेखावाटी महोत्सव, ये मत पढ़ना, शेखावाटी महोत्सव, शेखावाटी महोत्सव पहली बार मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है, शेखावाटी किसको बोलते हैं, सीकर चूरू झुंझुनू को बोलते हैं। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में पहली बार शेखावाटी महोत्सव मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है, 21 मार्च को, ठीक है। और यह मतलब महोत्सव का आयोजन करने वाले कौन है, पर्यटन विभाग प्लस राजस्थान सरकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशमा एक्ट जो चर्चा में है, तो रेशमा एक्ट क्या है, रेशमा एक्ट का मतलब है दोस्तों राजस्थान आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। तो ये याद रखिएगा, कई बार ऐसे ही दे देंगे रेशमा, आप समझोगे ये रेशमा है क्या। राजस्थान आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, ठीक है। अभी सरकार ने क्या किया, ये एक अधिनियम था जिसके तहत यह किया गया दोस्तों कि 14 मार्च तक इसकी अवधि थी कि 14 मार्च तक लागू रहेगा। सरकार ने इसकी अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है, ठीक है। तो इस एक्ट में है क्या, इस एक्ट में ये है कि चिकित्सीय सेवा और आपातकालीन सेवा वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो अगले 6 माह तक और हड़ताल या फिर कार्य अपना रोक नहीं सकते। अगर रोकते हैं तो इसे कानून का मतलब उल्लंघन समझा जाएगा और सजा दी जाएगी। तो मतलब डॉक्टर्स जो हैं कोई किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते आने वाले 6 महीने तक। इससे रिलेटेड है रेशमा एक्ट। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।